आप देख रहे हैं शर्मा एजुकेशन 2.0। मैं रघुवीर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछली 3 वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया है और एक एक्टिविटी की भी वीडियो थी। कुछ टॉपिक रह गए थे और इन टॉपिक को पूरा करने के लिए आज हमने एक और वीडियो बनाई है, जिससे आपका पूरे के पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, तब ये वीडियो आसानी से उनको कनेक्ट करेगी। आज हम आपको बताएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें जूल्स लॉ इम्पॉर्टेंट है वो बताएंगे, पावर क्या होती है ये बताएंगे, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हीटिंग का, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। जैसा कि आप पहले से जानते हो, हमने बोर्ड के ऊपर सारा कुछ लिख रखा है, हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिखा है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इस लाइन को भी पढ़ें तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि करंट की वजह से हीटिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपने छोटी क्लासेस में इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम केमिकल इफ़ेक्ट देखते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीटिंग इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हीटिंग है दैट इज़ रिलेटेड विथ रेजिस्टेंस। एक्चुअली जब भी चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस चार्ज फ्लो होने की वजह से ही रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और वही रेजिस्टेंस हीट क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि जब भी हम किसी वायर के थ्रू चार्ज को फ्लो कराते हैं तो वो एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। जैसे अगर हम फ़ैन को रन कर रहे हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो फ़ैन का काम है ब्लेड को रोटेट करना। तो जो भी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी, वो यूटिलाइज़ हो जा रही है फ़ैन को रोटेट करने के लिए, लेकिन जो बाकी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जा रही है हीट के फॉर्म में। तो कहते हैं कि कुछ अप्लायंस ऐसे होते हैं जहाँ हम टोटल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए। तो इस तरह के अप्लायंसेस को हम हीटिंग अप्लायंसेस कहते हैं। जैसे ओवन के बारे आप जानते हो, टोस्टर है, ओवन है, टोस्टर है, गीज़र है, केटल है, इलेक्ट्रिक केटल आती है। तो ये सारे के सारे आपके हीटिंग डिवाइस हैं जहाँ प्योरली हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, ताकि वो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है जिससे वो सिर्फ और सिर्फ हीट होता है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जो भी घर में हम अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फ़ैन हो, कंप्यूटर है, लैपटॉप है या आपकी टीवी है, तो इन अप्लायंसेस को हमने हीटिंग पर्पज़ के लिए नहीं बनाया। लेकिन उसके बावजूद ये अप्लायंस जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं या कहते हैं उसको रन करते रहते हैं, तो साथ ही साथ ये अप्लायंसेस हीट होते रहते हैं और इसी वजह से बहुत सारे अप्लायंसेस ख़राब भी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फ़ैन को हम ज़्यादातर लगातार चलाते रहें तो कुछ दिनों के बाद फ़ैन गर्म हीट होकर के उसकी कॉइल जो है ख़राब हो जाती है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि टाइम टू टाइम हमें फ़ैन को ऑफ़ करना चाहिए। उसका कारण यही है कि जब हम फ़ैन रन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो धीरे धीरे हीट हो रहा है। हीट किस तरह से, जो दूसरे फैक्टर्स हैं उन पे कैसे डिपेंड करता है, अगर हमें इसको समझना है तो हमें जूल्स लॉ को समझना होगा। तो जूल्स लॉ क्या कहता है ये भी हमने लिख रखा है। कहते हैं कि जूल्स लॉ कहता है कि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के भी नहीं, करंट के स्क्वायर के। दैट मीन्स अगर मैं करंट को थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करता हूँ तो हीट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। और जो दूसरा फैक्टर है वो फैक्टर है रेजिस्टेंस। हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और जो तीसरा फैक्टर है वो टी टाइम के लिए है, मतलब आप जितना ज़्यादा टाइम तक किसी अप्लायंस को इस्तेमाल करते हो वो उतना ज़्यादा हीट होगा। यही कारण है कि जो अभी हमने बताया कि जब बहुत लंबे समय तक हम फ़ैन को चलाते हैं तो उसकी कॉइल जो है वो ख़राब हो जाती है, या हम सीधे सीधे कहें कि फ़ैन ही फूक जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, टाइम की वजह से। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो हीट है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पे, एक रेजिस्टेंस पे और एक टाइम पे। तो यहाँ जूल्स आपका जो लॉ है वो क्या कहता है, H = I²RT। मैं इसे डिराइव करके भी आपको दिखा सकता हूँ, बहुत आसान है। बुक में भी दूसरे तरीके से दे रखा है, लेकिन अगर हम इसको एकदम सिंपल तरीके से कंसीडर करें तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भी एनर्जी है वो वर्क है। हम कहते हैं कि हमारे पास जितनी एनर्जी है
हम उतना वर्क कर सकते हैं, और जितना हम वर्क करते हैं उतनी ही हम एनर्जी एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए मैं इसे आपको डेराइव करा के दिखाता हूँ कि किस तरह H = I² RT होता है। ये हम आपको डेराइव करके दिखाते हैं। जैसा आपको पता है कि हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी वही होती है जो वर्क होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास जितनी एनर्जी है उतना आप वर्क कर सकते हो, और जितना वर्क करते हो उतनी ही आपके पास एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी अभी हमने कहा एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, वर्क। तो हम लिख सकते हैं हीट इज इक्वल टू वर्क। अब आप याद करो, हमने आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था कि V = W/Q बताया था। V = W/Q। तो यहाँ से हम W फाइंड आउट कर सकते हैं। W क्या था, वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू, वी कैन राइट V × Q। तो हम हीट को डिनोट कर रहे हैं H से, वर्क को क्या लिख सकते हैं, VQ। अब आप ओम्स लॉ को जानते हो, तो V की जगह आप क्या लिख सकते हो, IR। तो हम इसको क्या लिखेंगे, IR। अब आप Q कहाँ से निकालोगे, तो Q के लिए जो हमारे पास करंट का फॉर्मूला था, करंट का क्या फॉर्मूला था, I = Q/T। I = Q/T। तो यहाँ से आप Q फाइंड आउट कर सकते हो। तो Q = IT। सही है। तो Q = IT। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो I × I² और RT। इस तरह आप जूल्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हो। बहुत आसान है। हमने एक बार आपके लिए दोबारा दोहरा देता हूँ कि हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क। वर्क को हम लिख सकते हैं V × Q, और V को लिख सकते हैं ओम्स लॉ से IR, और Q को लिख सकते हैं IT। तो IR × IT = I² RT। यही जूल्स लॉ है। तो जूल्स लॉ बहुत आसान है। जूल्स लॉ में हम यही कहते हैं, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यही सिंपल है जूल्स लॉ। अब जो दूसरे टॉपिक हमने लिखे हैं वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कि हम डेली लाइफ में या कह सकते हैं घर में कहाँ कहाँ हम हीटिंग इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा हमने पहले बताया कि बहुत सारे डिवाइसेस हैं जहाँ हम हीटिंग पर्पस के लिए ही उन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है वो दो चीज़ों के बारे में बता रखा है, एक तो इलेक्ट्रिक बल्ब और दूसरा फ्यूज़। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है। आपकी सुविधा के लिए आजकल ऐसे बल्ब तो मिलते नहीं, LED मिलती है और आपको अलग CFL इस टाइप के बल्ब मिलते हैं। तो हमने आपके लिए वो बल्ब खोजा है ना, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक बल्ब ले रखा है। तो इस बल्ब को देखिए, इसके सेंटर पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम फिलामेंट कह रहे हैं, और ये टंगस्टन से मिलकर बना होता है। और टंगस्टन जो है एक मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। दैट्स वाई जैसे ही हम इसमें करंट पास करते हैं तो ये हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से फिलामेंट ग्लो करता है और बल्ब में हम वो लाइट को देख पाते हैं। दूसरी बात जो बल्ब में ध्यान रखने वाली है कि इस बल्ब के अंदर हमने कुछ इनर्ट गैसेस डाल रखी हैं ताकि टंगस्टन इम्पैक्ट में ना आए, क्योंकि टंगस्टन अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए हमने इसके अंदर कुछ इनर्ट गैसेस डाल रखी हैं, नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि टंगस्टन को कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये एक कहानी है छोटे से बल्ब की, है ना। जो दूसरी चीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने जाना इस बल्ब के बारे में। जो दूसरी चीज़ टेक्स्ट बुक में दे रखी है वो फ्यूज़ है। वो फ्यूज़ भी हम कोशिश करेंगे लाने का, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, क्या करेंगे, है ना। तो जो फ्यूज़ है वो एक तरह का कह सकते हैं कि सेफ्टी डिवाइस है, हम इसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक का एक सेफ्टी डिवाइस है जिसे हम जनरली सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं।
सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वो प्रोक्लेन जो सॉइल है उससे मिलकर बना होता है। ये भी आप नहीं देख सकते हो, आजकल इलेक्ट्रिक सर्किट में MCB लगे होते हैं, फ्यूज़ नहीं दिखते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के अगर होंगे तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो जो फ्यूज़ है वो एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जिसे हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। जो फ्यूज़ है वो एक एलॉय से बनाते हैं, कॉपर, टिन और लेड, इन सारे को मिला करके हम एलॉय बनाते हैं और उस एलॉय से फ्यूज़ को बनाते हैं। फ्यूज़ को हम हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, जैसा हमने बताया कि जब भी वायर में करंट पास होगी तो वायर हीट होगी, और हमें पता है कि जो कॉपर है वो प्योर मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस लो है। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर दूसरी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, कह सकते हैं कि जब हम एलॉय बना देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है हाई हो जाता है। इसकी वजह से जब हम उसमें करंट पास करते हैं तो वो वायर सबसे पहले ज़्यादा हीट होगी, जहाँ फ्यूज़ वायर को हमने कनेक्ट कर रखा है वो सबसे ज़्यादा हीटअप होगी और इसकी वजह से वो वायर वहीं से ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही वायर ब्रेक होती है तो घर का पूरा सर्किट ओपन हो जाएगा, तो जिससे हम घर के दूसरे अप्लायंसेस को आसानी से सेव कर सकते हैं। आजकल जो छोटे छोटे अप्लायंसेस हैं उनके अंदर छोटे ग्लास ट्यूब लाइफ स्ट्रक्चर में फ्यूज़ लगाए जाते हैं, लेकिन वो जो प्रोक्लेन वाले फ्यूज़ है वो उसको रिप्लेस कर दिया है आज की टेक्निक ने MCB में। MCB भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। वहाँ भी जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग होती है तो हीट होता है डिवाइस, और उसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, डिप हो जाता है, स्टेप डाउन हो जाता है, और फिर जब हमें करंट को दोबारा चालू करना है तो स्विच को हमें ऑन करना पड़ता है। ये आप सभी अपने घरों में देख सकते हो, जो भी आपका मेन सर्किट है उसके बगल में MCB लगा होता है, बहुत सारे अलग अलग स्विच के साथ, अलग ना स्विच ना कहूँ, अलग अलग बोर्ड के लिए एक अलग अलग MCB होता है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ था। एक फ्यूज़ के बारे बता रखा है और एक बल्ब के बारे। जो तीसरी बात है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, ये भी हमने यहाँ लिख रखा है, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर के बारे में भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिस रेट से हम वर्क करते हैं उसी को हम पावर कहते हैं। यहाँ पे जो भी वर्क है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपिएटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। पावर का SI यूनिट वॉट है, जेम्स वॉट के नाम से। जैसे हमने आपको बताया कि जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम पर हम SI यूनिट रखते हैं, तो इसका भी जो SI यूनिट है वो वॉट है। जो वॉट है वो छोटा यूनिट है, और इसका जो लार्जर यूनिट है जिसे हम कहते हैं किलोवाट, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। इसके साथ ही साथ कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो हमारे घर पे जो भी मीटर लगा हुआ है वो kWh पे वर्क करता है, मतलब किलोवाट आर पे वर्क करता है। दैट मीन्स अगर मैं किसी अप्लायंस को 1000 वाट अगर वो यूटिलाइज करता है तो मेरे घर का जो यूनिट है वो 1 यूनिट इंक्रीज़ होगा। इससे आप घर का जो इलेक्ट्रिक बिल है इसको भी आसानी से पता कर सकते हो कि आपके घर में कौन कौन से अप्लायंसेज हैं, वो कितने आर चल रहे हैं, उसकी वॉटेज क्या है। तो ये भी हम लोग समझ सकते हैं। कहते हैं कि जो भी आप अप्लायंसेज देखते हो उसके ऊपर जो भी वॉट लिखा होता है वो वॉट इस बात को डिनोट करता है कि वो 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। जैसे हमने आपको ये बल्ब दिखाया तो ये बल्ब 200 वाट का है। दैट मीन्स 1 घंटे अगर मैं इस बल्ब को जलाता हूँ तो 200 वाट कंज्यूम होंगे, और अगर इसी बल्ब को मैं 5 घंटे चलाऊँ तो ये 1000 वाट हो जाएगा, और इसी 1000 वाट को हम 1 किलोवाट आर, या दूसरी भाषा में, नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि 1 यूनिट है। तो आप घर का जो भी यूनिट है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपने घर में कितने अप्लायंसेस लगा रखे हैं। आपको करना क्या है, उनका वॉटेज पता करना है, कितने घंटे चलाए, और फिर 30 दिन का बिल अगर निकालना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 से। इससे हम आसानी से घर का यूनिट कंजप्शन कितना है वो आसानी से पता कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो बहुत आसान है। 1 किलोवाट आर, तो 1 किलोवाट में वॉटेज कितनी है 1000, और आर में सेकंड कितने होते हैं 3600। तो 3600 इंटू 1000, 3600 इंटू 1000 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर। अच्छा, ये तो हमने बोर्ड पे लिख रखा था, आपने देखा ही नहीं। अच्छा, दिखा देते हैं अभी आपको, ये देखो, यही मैंने बोला है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट,
1 किलोवाट आर अगर कैलकुलेट करना है तो आर में सेकंड कितने होते हैं 3600, 1000 इंटू 3600, और इसको अगर आप साइंटिफिक तरीके से नोटेशन इसका क्रिएट करोगे तो दैट इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बस यही है इलेक्ट्रिसिटी। कितना आसान है, देखो हमने 4 वीडियो में आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दी है ना। फ्यूज़ रह गया है, अरे वो भी दिखा देंगे, घबराते क्यों हो। बाकी जो भी दिक्कतें हैं वो आप कमेंट में बताओ, और वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। इस वीडियो को भी अगर आप पिछले वीडियोज़ के साथ कनेक्ट करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी। इसके बावजूद अगर कोई टॉपिक रह गया हो, अगर आपको लगता है कि हमें ये जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरह देखते रहें, सीखते रहें और समझते रहें हमारे चैनल शर्मा एजुकेशन 2.0 से। नमस्कार।